Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief of what we will be doing today. So as far as today's session is concerned, हम बात करेंगे एक तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बारे में, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, अगेन प्रीलिम्स ओरिएंटेड बट यू कैन यूज इट इन योर मेंस आंसर ऑल्सो. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट 2025, इसका जिसके जो हाइलाइट्स हैं वो आप अपने मेंस में जीएस पेपर 3 में यूज़ कर सकते हो एंड प्रीलिम से भी सवाल बन सकता है. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड मिशन मौसम जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन. सो ये भी आप प्रीलिम्स के हिसाब से देख सकते हो. बट ये जो भी आर्टिकल्स हैं ना, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं, चाहे मिशन मौसम हो, पासपोर्ट इंडेक्स हो एंड दिस फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप अपने आंसर्स में जब एक सब्जी बनाते हैं तो धनिया ऊपर डालते हैं ना, सब्जी की क्या बोलते हैं उसको, खूबसूरती बढ़ जाती है. तो ये वैसे वाले आर्टिकल्स हैं, ये धनिया की तरह है. ठीक है, तो आप इनको अपने आंसर्स में ब्यूटीफुली यूज कर सकते हो. तो जब भी आंसर्स लिखो तो यूज दीज आर्टिकल्स डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप किस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, वो कनेक्टिविटी तभी आती है जब यू mug up the syllabus of UPSC. You can trust the quality content that Sriram's IAS is serving you. We are serving the nation since 1985. We are offline and now we are online as well. Let others know about it. Comment section आपके पास है. You can share your feedbacks with respect to the sessions and mark your attendance. कैसे करोगे? एक thumbs up sign है, उस पर click करना, आपकी attendance mark हो जाएगी by liking this lecture and subscribe to the channel. Also जब फटाफट से बता देती हूँ, एक prelims mastery course is currently running. You can refer it if you are preparing for prelims 2025 upcoming prelims. उसकी पूरी डिटेलिंग जानने के लिए आपके स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ कॉल करना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है जी. नाउ एज फार एज फर्स्ट आर्टिकल इज कंसर्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो लेटेस्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक जो है दैट हैज ड्रॉप टू 85th, down from 80th in 2024, giving its holder visa free access to 57 countries. तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि जो पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग आती थी, कंट्रीज को रैंक किया जाता है कि बेस्ड ऑन वहां उस कंट्री के सिटीजन्स कितनी डेस्टिनेशंस विजिट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग अ वीजा इन एडवांस. इंडिया की रैंक है 85th. 2024 में हमारी रैंक थी 80th, अब हो गई है 85th. तो बेसिकली आपकी रैंक कमी हुई है. मतलब इंडिया का पासपोर्ट आप लगा लीजिए लेस पावरफुल हो गया है इन टर्म्स ऑफ वीजा फ्री एक्सेस. 2025 में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं कितनी कंट्रीज? 57 कंट्रीज दे कैन ट्रैवल विदाउट नीडिंग अ वीजा. देखो ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे ना तो रैंकिंग जो है इंडिया की वो ऊपर नीचे हुई है. जैसे 2006 में 71st थी, हाईएस्ट रैंक थी, जब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स दे कैन मूव ट्रैवल फ्रीली. 2021 में बहुत नीचे चली गई थी रैंक, 90th आई थी. कोविड-19 के चलते कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हुए तो वहाँ पर भी उसके चलते भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज. लेकिन अभी करंटली लेटेस्ट ये है कि इंडिया का जो पासपोर्ट पावर है 2025 के हिसाब में अगर आप देखें, सो इट हैज़ वीकेंड, इट हैज़ डिक्लाइन एंड दिस रैंकिंग हैज़ फ्लक्चुएटेड. ठीक है, तो ओवरऑल आई थिंक अब आपको सारी बातें समझ आ गई हैं. तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कितने पासपोर्ट्स को रैंकिंग देता है? 199, बेस्ड ऑन कि अगर आप सिंगापुर के रहने वाले हो या कहीं के रहने वाले हो तो वहाँ का सिटीजन वीज़ा फ्री कहाँ कहाँ घूम सकते हैं. ठीक है, ये जो इंडेक्स है दैट इज पब्लिश्ड एंड कंपाइल्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स, एक ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म है. अब ये कहते हैं कि टॉप कंट्रीज कौन है, सबसे ज्यादा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग किसका है, कौन सी कंट्री का है? सिंगापुर का है. सिंगापुर के जो सिटीजन्स हैं वो 195 डेस्टिनेशंस दे कैन एक्सेस वीजा फ्री. अच्छा, सिंगापुर के बाद अब हर कोई ना एक कंट्री याद करके चलता बनता है, कम से कम भी 2-3 पता होनी चाहिए. तो टॉप के अंदर पहला सिंगापुर है, दूसरा जापान में दे कैन विजिट द डेस्टिनेशंस वो हैं 193. फिर उसके बाद कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आती हैं, साउथ कोरिया है, दोनों का 3rd प्लेस आया है, दे कैन विजिट 192 डेस्टिनेशंस. रैंकिंग जिसकी गिरी है, यूनाइटेड स्टेट्स की गिरी है एक तो, फ्रॉम 2nd प्लेस टू द 9th. एक तो यूएस की रैंकिंग गिरी है और यूके की भी रैंकिंग गिरी है फ्रॉम 1st टू 5th नाउ. और जो लोएस्ट कंट्रीज हैं, एक तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान,
येमेन, दे आर नियर द बॉटम। आप इनकी रैंकिंग देखें तो इनकी रैंकिंग है 103rd पोजीशन। फिर उसके बाद सबसे ही ज़्यादा बॉटम पे, मतलब लिस्ट के बिल्कुल सबसे नीचे जो आते हैं वो है इराक, सीरिया और अफगानिस्तान। ठीक है, यूके बेस्ड डेटा के हिसाब से जो मोस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट है वो है दैट कम्स फ्रॉम मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, और जो चीपेस्ट पासपोर्ट है दैट इंक्लूड्स यूएई, इंडिया और हंगेरी। सो इंडियाज पासपोर्ट इज पर्टिकुलरली, आप लगा सकते हैं कि इट इज नोटेड फॉर बीइंग इकोनॉमिकल, इट इज ऑफरिंग ग्रेट वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर ईयर, राइट। सो दैट वॉज द होल आर्टिकल। यहाँ से प्रिलिम से सवाल बन सकता है। Also, if you are preparing for prelims and you are finding polity tough, you are not able to understand few of the terms and articles or any of the chapter, this particular series is available free of cost on the platform. You can refer it. Also, अगर आपको मान लो करंट अफेयर के किसी सिंगल टॉपिक में डाउट है तो बाकी फैकल्टीज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं जो आपको सिंगल टॉपिक के करंट अफेयर सेशंस भी देती हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश्ड बाय डिफरेंट फैकल्टीज ऑल्सो प्लीज मेक वन थिंग क्लियर कि ये जो सेशन दैट आई एम टेकिंग डेली न्यूज एनालिसिस का, ये सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर अ सिंगल करंट अफेयर सेशन। वो सिर्फ एक किसी सिंगल टॉपिक पे अगर आपको डाउट है तो रेफर कर सकते हो, बट डेली न्यूज एनालिसिस मीन्स डेली न्यूज। ठीक है, तो रोज देखना है, ऐसे कुछ वो नहीं है कि एक न्यूज, एक करंट अफेयर पढ़ लिया और चलो डेली न्यूज कवर हो गई। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150th फाउंडेशन डे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च मिशन मौसम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ आप वेदर और क्लाइमेट की बात कर रहे हो। एब्सोल्युटली राइट। मिशन मौसम वो प्रोग्राम है दैट इज स्टार्टेड बाय इंडिया टू इम्प्रूव, मतलब हाउ यू प्रिडिक्ट द वेदर एंड हाउ यू प्रिडिक्ट क्लाइमेट। तो यू कांट, क्योंकि आई होप ज्योग्राफी पढ़ी है आप सबने, मैं थोड़ा सा क्योंकि ये बात चली पड़ी है, तो वेदर और क्लाइमेट में फर्क होता है। यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट दीज वर्ड्स। ये स्टैटिक पार्ट है बट क्योंकि अब आ गया है तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग। देखो, वेदर होता है जब आप मौसम, आज का मौसम कैसा है। अच्छा, मान लो आप किसी एक सिटी में रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर, तो बैंगलोर का आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा है, परसों का वेदर कैसा है, और ऐसे दैट इज वेदर। यू कैन नॉट से इट क्लाइमेट। क्लाइमेट कब होता है, जब मैंने लगा लिया कि अच्छा पिछले 10 साल से मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बैंगलोर का वेदर ऐसा है, तो मैं किसी को ये बोलूंगी कि उस जगह की, उस सिटी का, उस पर्टिकुलर स्टेट का क्लाइमेट ऐसा है, उस कंट्री का क्लाइमेट ऐसा है। तो ऐसे ही, अब ये रेफरेंस नहीं है कि सिर्फ 10 साल, दैट ईयर मैटर्स। तो वो स्टैटिक पार्ट में आप देख सकते हैं, बट ओवरऑल वेदर और क्लाइमेट में ये डिफरेंस है। वेदर इज शॉर्ट टर्म एंड क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वेदर के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे यू फाइनली कम टू अ कंक्लूजन कि उस पर्टिकुलर जगह का, उस कंट्री का कैसा क्लाइमेट है, राइट। जैसे अब कुछ टेम्परेट में फॉल करते हैं, कुछ ट्रॉपिकल में, सब टेम्परेट में, राइट। सो इट डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है, वेदर नहीं। वेदर होता है एक दिन का फोरकास्ट। अच्छा, कमिंग बैक, मिशन मौसम पे हम बात कर रहे थे। मिशन मौसम का मेन गोल यही है टू हेल्प इंडिया बिकम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दीज वेदर चेंजेस, हाउ यू कैन स्मार्टली डील विद क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस। सो वेदर के प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन है। सरकार ने 2000 करोड़ एलोकेट किया है इस प्रोग्राम को, एंड दैट विल बी फॉर 2 years। सो जो प्रोग्राम है 2000 करोड़ का, इसका आउटले है 2 साल के लिए है। कौन कौन इम्प्लीमेंट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें। एक तो है IMD, वो आपको डेली वेदर अपडेट्स देंगे। दूसरा है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न, लॉन्ग टर्म उसको स्टडी करेंगे। एंड देन यू हैव नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग। व्हाट दे विल डू, मतलब दे विल फोकस ऑन प्रिडिक्टिंग द वेदर फॉर द कमिंग डेज, सेम, बट जस्ट रिमेंबर कि हु विल हैंडल इट। ठीक है, ओवरऑल पर्पस समझ आ गया है कि दे विल इम्प्रूव दी फॉरकास्टिंग एक्यूरेसी। वेदर के प्रिडिक्शंस को अगर आप और प्रिसाइजली बता पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, सो इट इज गोइंग टू हेल्प मैनी ऑफ द वन हु आर लिविंग नियर द कोस्टल एरियाज ऑल्सो, राइट। सो बहुत सी ऑपरेशंस आप इम्प्रूव कर सकते हो। यू कैन एम्पावर पीपल ऑल्सो, फार्मर से लेके सिटी रेजिडेंट्स तक। अर्ली वार्निंग आएगी तो आप फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव्स कम्युनिकेट कर पाओगे, एंड पीपल विल बी बेटर प्रिपेयर्ड इन एडवांस, राइट।
सो इट विल एम्पावर पीपल, पहला बेनिफिट हो गया। लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो ऑब्वियसली है ही सही। ये सारी जो बातें हैं ये यहीं लिखी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से बोल रही हूँ, मैं लाइंस रीड नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ समझा रही हूँ। लाइंस आप खुद भी रीड कर सकते हो, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सिटीजन्स हैं, दे विल ऑल्सो हैव दीज राइट टूल्स टू डील विद द एक्सट्रीम वेदर, राइट। व्हाट एल्स, इस मिशन मौसम से और क्या फ़ायदे होने वाले हैं? यू विल डेवलप स्ट्रैटेजीज हाउ यू कैन मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर किसी जगह पर मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स और स्टॉर्म्स आते हैं तो उस हिसाब से यू कैन बिल्ड अ रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, राइट। सो यू कैन यूज दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज, कटिंग एज टूल्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट इट, ठीक है जी। अच्छा, अब IMD के बारे में भी बात कर लेते हैं, अगर बात चल ही रही है तो। IMD इंडिया की मेन वेदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिडिक्टिंग द वेदर एंड फॉर स्टडिंग इट। कब सेटअप हुई थी? 1875 में। सो इट इज़ अ प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल द मैटर्स जो मेट्रोलॉजी और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करते हैं। IMD क्या करती है? वेदर के फोरकास्ट, इट फोरकास्ट द वेदर, एविएशन, शिपिंग, इट सपोर्ट्स ऑल ऑफ दिस, इट हेल्प्स इन ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन ऑल्सो। और इसका जो स्ट्रक्चर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी इज द पर्सन हु लीड्स IMD। इनका मेन ऑफिस कहाँ है? इनका मेन ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है, बट इनके 6 रीजनल ऑफिस भी हैं। वो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी यहाँ है। IMD कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है पूछा जा सकता है, तो ये तो बेसिक है और पता भी होगा। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इट ओवरसीज द वर्क दैट इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ इट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनवील्ड भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। आप मुझे बताओ ये आर्टिकल आप कौन से पेपर से, मेंस के पेपर से लिंक कर सकते हो? अच्छा, ये तभी पता चलेगा, पहले तो चलो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ, पर्पस क्या है वो पता चल जाएगा ना, तो और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ये इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है ताकि इंडिया के अंदर आप क्लीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें, उसको प्रमोट करें और उसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज दैट आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। कैसे आप पॉल्यूशन कम कर सकते हो, कैसे आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, कैसे आप नेचुरल रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। अब होमवर्क यहीं पर दे रही हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबको मालूम होगा, SDGs। सो कितने SDGs हैं, कौन कौन से हैं, बिल्कुल ये याद करना है आपको। एक बार SDGs याद हो गए ना कहीं ये सारे SDG ही UPSC का सिलेबस है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। कमिंग बैक, हाँ, तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है दैट इज टू सपोर्ट द बिजनेसेस, द इंडस्ट्रीज जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स हो गए, और जो भी टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये पर्पस है कि आप उसकी प्रोडक्शन को, लोकल प्रोडक्शन को एनकरेज करना चाहते हो ताकि आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहो और आप इंडिया को एक हब बनाओ फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, हमारे इंडिया के कुछ कमिटमेंट हैं, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। सो ये जो प्लेटफॉर्म है दैट अलाइंस विद इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव सस्टेनेबिलिटी, टू अचीव दैट ट्रांजिशनिंग। देखो मैंने आपके साथ कल परसों में ही आर्टिकल डिस्कस किया है, तो प्लीज़ डू सी ऑल द सेशंस डेली। मैंने आपके साथ एक बात करी थी कि हम ट्रांजिशन तो कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, नो डाउट, लेकिन हमारा जो ट्रांजिशन है, मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, वो एक स्मूथ ट्रांजिशन है। हम आज भी कोल पे डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी हैव टू सर्व देम। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत है जो सारी इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं पूरी हो रही है। हालांकि वी आर ट्रांजिशनिंग, बट अगर आप एकदम से बोलो कि सारी कोल रिलेटेड फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद कर दो, अब से रिन्यूएबल एनर्जी पे ही काम चलेगा, तो वो नहीं हो सकता है। सो वी आर ट्रांजिशनिंग, दैट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन। और दूसरी बात ये, जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो उसी हिसाब से यू नीड स्किल्ड पर्सनल्स ऑल्सो, राइट। सो
वी आर डूइंग इट, बट ऐसा नहीं है कि हम क्लीन टेक्नोलॉजी के नाम पे ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आज से रिन्यूएबल एनर्जी और कोल की प्रोडक्शन बंद. वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल ऑल्सो सो दैट वी सर्व दिस ह्यूज पॉपुलेशन. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में. सो सरकार का इनिशिएटिव है टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ द क्लीन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जिसमें सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, हर चीज़ आ गई. सो इट एम्स टू it will provide an opportunity for the Indian firms to collaborate, to co-innovate, and it will provide a platform for financing to share ideas, technology and resources. क्या कह रहे हैं, बार बार हम यही पढ़ते हैं, घुमा फिरा के मोर और लेस यही बातें होती हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडियन कंपनीज दे विल गेट अ चांस टू वर्क टुगेदर, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हो, फंडिंग में हेल्प मिल जाएगी फॉर दीज क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा फॉर द बिजनेसेस एंड अ ग्लोबल लीडर, जो भी आके मतलब यहाँ पर दोज हु कैन वर्क इन क्लीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स ऑल्सो. अच्छा, इम्पॉर्टेंट इससे भी ज़्यादा क्या है, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे टारगेट्स. ये आप डायरेक्टली मेंस में जीएस पेपर 3 में यू कैन यूज इट. ऑल्सो प्रिलिम से भी स्टेटमेंट बनती है. इंडिया का प्लान है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी जनरेट करें. जो क्लीन एनर्जी मतलब जो रिन्यूएबल सोर्सेज से आए. पहला तो हमारा ये टारगेट है. दूसरा टारगेट हमारा था कि हम 2022 तक बाय 2022 दैट इंडिया हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 200 गीगावाट, मतलब वी हैव डन इट. 2022 तक हमने 200 गीगावाट कर लिया है. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी 200 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 विच वॉज अचीव्ड 8 years अर्लियर द प्लान. अच्छा, कुछ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं. ये क्या होता है एनडीसी? ये वो ऐसे प्रोमिसेस हैं जो इंडिया ने 2015 में करे थे पेरिस एग्रीमेंट के तहत टू फाइट क्लाइमेट चेंज. और ऐसा नहीं है कि वादा करके मुकर गए. इंडिया हैज बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज इन मीटिंग दीज गोल्स ऑल्सो, राइट? India has the world's largest interconnected energy grid. That is also a point that you can use in mains, right? So that is what this platform was all about and the target that was related to clean energy. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. ये आर्टिकल ना सिर्फ रणथंबोर टाइगर रिजर्व की बात नहीं कर रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है. ये कॉन्टेक्स्ट आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. कैसे, मैं बताती हूँ. जब भी हम रिवर लिंकिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग की प्रोजेक्ट की बात करी थी. हालांकि अब उसको क्लियरेंस मिल गया है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट रुका रहा. क्यों? क्योंकि जब आप दो नदियों को जोड़ना चाह रहे हो तो उसके बीच में हर एक चीज़ की, देखो, हर चीज़ पैसे से नहीं तोली जा सकती. जब आप हर एक फैक्टर को देखो, कोई एक ऐसा काम करने जा रहे हो कि इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत है, ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू सी कि उसके सोशल कॉस्ट भी है, उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है. सिर्फ फंडिंग बहुत ज़्यादा है, ये प्रोजेक्ट तो इसमें तो 500 करोड़ लग जाएंगे, चलो हम वो भी लगाने को तैयार हैं. एक तो या तो आपने प्रोजेक्ट इसलिए बंद कर दिया कि इसमें पैसा बहुत लग रहा था, एक तो ये पहलू होता है. दूसरा पहलू ये होता है कि हम पैसा तो बहुत लग रहा था, क्योंकि हर चीज़ पैसा नहीं होती है. दूसरा क्या होता है कि जब आप कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, वहाँ कितने फैमिलीज रिजाइड करती होंगी जिनको वहाँ से हटना पड़ेगा, जिनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगी, राइट? वहाँ से एनवायरमेंटल एंगल अगर आप देखें तो अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे टाइगर रिजर्व, जैसे उस टाइम पे केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजर रहा था, सो दैट वाज द इशू, क्योंकि आप उस टाइगर रिजर्व से भी एंटर कर रहे हो, पास कर रहे हो, तो एनवायरमेंटल एंगल भी जुड़ा हुआ है इससे. अब ये जो आर्टिकल है रणथंबोर टाइगर रिजर्व तो न्यूज़ में आ गया, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. दैट इज नॉट अ रॉकेट साइंस. समझने की बात ये है कि ये एंगल आप अपने आंसर राइटिंग में शो कर सकते हो कि ये वाला जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो भी मेजर प्लान है कि हम नदियों को कनेक्ट करते हैं और इस वाटर को हम यूज़ करेंगे टू इरिगेट द फार्मलैंड. हम बेसिकली राजस्थान की बात कर रहे हैं. 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की जहां आप वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करना चाहते हो. अब हर चीज़ ये नहीं दिखानी है कि आंसर राइटिंग में कि हम तो पूरे नेगेटिव ही हैं,
नहीं नहीं ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी आंसर राइटिंग लिखो तो वो एक होता है ना, क्या होता है, मध्यम मार्ग, तो वो लेना है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, डिप्लोमैट। तो सेम गोज विद दिस पॉइंट ऑल्सो कि इस एंगल से अगर दूसरा एंगल ये भी है कि अगर आप रिवर इंटरलिंकिंग कर रहे हो, सो यू आर ब्रिंगिंग वाटर टू दोज एरियाज ऑल्सो दैट नीड इट फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर अदर यूजेस। सो एक तो ये पहलू है। दूसरा न्यूज में इसीलिए आया है कि अब जो आप इस रिवर लिंकिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, राजस्थान में यहां से रणथंभौर टाइगर रिजर्व का 37 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इट विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर। इसका मतलब उस फॉरेस्ट का इतना पार्ट जो टाइगर्स के लिए हैबिटेट रहा है, बाकी वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट है, दैट विल बी फ्लडेड, राइट। सो इससे क्या होगा, एनिमल्स की मूवमेंट हार्म हो सकती है, इकोसिस्टम पूरा इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। सो ये कंसर्न है। इसी कंसर्न के चलते विल टॉक अबाउट रणथंभौर टाइगर रिजर्व। मैप में देख लीजिए कहाँ पड़ता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सरिस्का के नीचे पड़ता है और बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही पड़ता है। सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट। ये जो टाइगर रिजर्व है, इट इज लोकेटेड एट द जंक्शन of Aravallis and Vindhyan ranges in Rajasthan. It was once a royal hunting ground, जयपुर के महाराजास के लिए, one of the largest tiger reserve in North India also. टाइगर को मॉनिटर करने के लिए बेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्लाइमेटिक और वेजिटेशनल फीचर्स हैं। यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, बानस नदी गुजरती है और रणथंभौर फोर्ट जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इसी टाइगर रिजर्व में लोकेटेड है। वेजिटेशन यहाँ आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस स्क्रब और धोक ट्रीज और बाकी लेपर्ड, सांबर, चीतल, ये सारी कुछ स्पीशीज हैं दैट यू विल फाइंड। Moving to the last article of today's session where we'll discuss this particular article related to economic growth. United Nations World Economic Situation and Prospect 2025. According to UN's flagship report, this World Economic Situation and Prospect 2025 Indian economy is expected to grow by 6.6% in 2025 and 6.7% in 2026. मतलब ये रिपोर्ट कह रही है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, वो ग्रो करेगी एट द रेट ऑफ 2.8% इन 2025, जैसे सेम 2024 जैसा ही। ग्लोबल इकोनॉमी विल कंटिन्यू एक्सपैंडिंग एक मॉडरेट पेस पे, ठीक है। ये रिपोर्ट कह रही है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे होता है, सड़कें बनाई, ब्रिजेस बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिकली जो खर्चा आप यहाँ पर कर रहे हो उसका तो इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। दिस काइंड ऑफ स्पेंडिंग कैन लीड टू मोर जॉब्स ऑल्सो, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर मटीरियल सर्विसेज, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी ही सही। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये रिपोर्ट कह रही है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर एक पैसा लगा, कहाँ लगाओगे पैसा, एक पैसा लगा फालतू खर्चा करने में, वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा यूपीएससी एंगल से बताऊं, तो जब सरकार खर्चा करती है ऑन सैलरीज, ऑन पेंशन्स, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ ये वेस्ट है, कई लोग नाराज हो जाएंगे, सैलरीज पे, पेंशन्स पे, सो ये ऐसा सब्सिडीज पे, यहाँ सरकार खर्चा कम कर सकती है क्योंकि इससे कोई ऐसा नहीं है कि आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप रोड्स पे, हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे पैसा लगा रहे हो, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, जॉब्स और आएंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये रिपोर्ट यही कह रही है कि दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर विल हैव दिस मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग। Both of these sector will expand. They will support the overall economic growth. Pharmaceuticals हैं, electronics हैं, एक तो ये हो गया। ओवरऑल अगर फेवरेबल मॉनसून रेंज जो हुई 2024 में, तो क्रॉप्स में भी, एग्रीकल्चर में भी फायदा होता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड न्यूज फॉर द फार्मर्स एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। तो ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया की इकोनॉमी 2025 में एट द रेट ऑफ 5.7% ग्रो करेगी, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस रिपोर्ट इज ओवरऑल सेइंग। नाउ समिंग इट अप, इट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर रिसोर्स रिच डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि हमारा प्यारा भारत,
इंडिया. सो इट हाईलाइटेड कि ऐसी कंट्रीज के लिए देर इज एन अपॉर्चुनिटी और इससे ग्रोथ भी बूस्ट होगी, जॉब्स भी आएंगी, इट विल इंक्रीज द पब्लिक रिवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू दिस राइजिंग डिमांड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स. अच्छा, अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स पे बहुत बार में आर्टिकल आते हैं और मैं ले भी चुकी हूँ, और यहाँ से इस सिंगल टॉपिक से आपका प्रीलिम्स और मेंस का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर होता है. क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मतलब ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जैसे लिथियम, कोबाल्ट. अब आप मुझे कुछ एग्जांपल्स बताएंगे क्रिटिकल मिनरल्स के इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो दिस वाज द होल सेशन फॉर टुडे. आई होप यू लर्नड, आई होप you enjoyed. In case you are having any doubt, you can ask me in the comment section, and for more such videos, do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you once again.